नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। दोस्तों, मैं हेमराज पटेल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दोस्तों, हमारी मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा की मध्य प्रदेश जीके की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है। आपको बताना है तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है छतरपुर और चौथा ऑप्शन है रीवा। तो आपको जानकारी होगी जो आपका तानसेन समारोह है ये कहाँ मनाया जाता है मित्रों। ये मनाया जाता है हमारा ग्वालियर में। कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में। बात करें तानसेन समारोह की तो ये जो तानसेन समारोह है ये ग्वालियर में मनाया जाता है। इसमें तानसेन जी को क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है। इसमें दोस्तों ये सम्मान जिसको मिलता है विजेता को, उसको एक लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलचुरी राजवंश किस प्रदेश से संबंधित है। आपको बताना है जो कलचुरी राजवंश है ये किस प्रदेश से संबंधित है, मतलब इनका शासन कहाँ पे था या ये किस प्रदेश में रहे। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हमारा केरल, तीसरा ऑप्शन है हमारा कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। तो बात करें दोस्तों किसकी? कलचुरी राजवंश की। तो ये किससे संबंधित है? ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। क्या सही हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्योंकि दोस्तों जो कलचुरी थे, कौन थे? जो कलचुरी थे ये कहाँ थे दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में रहे। बात करें दोस्तों, अब बात करें कि कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी या इसका संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक कृष्णराज था। कौन सा? इसका संस्थापक कृष्णराज था। बात करें दोस्तों आगे, तो इस वंश के 3 राजाओं, कौन से दोस्तों? इस वंश के 3 राजाओं, कृष्णराज, कौन दोस्तों? कृष्णराज, और शंकरगण, कौन दोस्तों? शंकरगण, और बुद्धराज, कौन? बुद्धराज, बुद्धराज। इनके दोस्तों सिक्के मिलते हैं। अब बात करते हैं कलचुरियों ने कहाँ पे शासन किया। तो कलचुरियों ने माहिष्मती, कहाँ पे? माहिष्मती एवं त्रिपुरी में शासन किया। कहाँ पे शासन किया? माहिष्मती एवं त्रिपुरी में। बात करते हैं कब से कब तक शासन किया। तो 550 ईस्वी से लेके 1740 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश से संबंधित है। आपको बताना है जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये किस प्रदेश से संबंधित है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हमारा उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है हमारा कर्नाटक। तो बात करें किसकी? माधव राष्ट्रीय उद्यान की। तो जो हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये किस प्रदेश से संबंधित है? ये हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब बात करते हैं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंतर्गत पड़ता है मध्य प्रदेश की। तो ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पड़ता है मित्रों? ये हमारा शिवपुरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये हमारा शिवपुरी में पड़ता है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। बात करते हैं कि इसका टोटल विस्तार कितने किलोमीटर है।
तो इसका जो टोटल विस्तार है वो 337 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 337 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें कौन कौन से वन्य प्राणी संरक्षित हैं। तो यहाँ पे तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सुअर और प्रवासी सभी पक्षी यहाँ पे संरक्षित हैं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये किससे संबंधित है? ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। बात करें किस जिले में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है। कहाँ पे है? ये शिवपुरी जिले में है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है और ग्वालियर क्षेत्र में है। यह पश्चिम मध्य प्रदेश में है और 354 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर अनेक जंगली घास, पर्वत और मैदान हैं। और यहाँ पे बात करें कौन कौन से पेड़ हैं, तो यहाँ पे खैर, सलाई, धावड़ा आदि के पेड़ पाए जाते हैं। और दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे चिंकारा, चीतल, नीलगाय, सांभर, चौसिंघा आदि जानवर पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या सबसे अधिक है? आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें किसकी? भारत की किस प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य? तो मित्रों ये सबसे अधिक है हमारे मध्य प्रदेश में। कहाँ से कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो यहाँ पे जो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा। आपको मित्रों पता होगा जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। अब बात करें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये मंडला में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? ये मंडला में स्थित है। बात करें कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये टोटल 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से वन्य प्राणी संरक्षित हैं। तो यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, इसके साथ साथ चीतल, सांभर, इसके साथ साथ गौर, कृष्णमृग और बायसन भी शामिल हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? आपको बताना है जो भगोरिया लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा भील, दूसरा ऑप्शन है गोंड, तीसरा ऑप्शन है बैगा और दोस्तों चौथा ऑप्शन है सहारिया। तो बात करें भगोरिया लोक नृत्य की, तो इसका संबंध किससे है दोस्तों? इसका संबंध है भील से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भील। अब यहाँ पे दिया गया है जो भगोरिया लोक नृत्य है ये भील जनजाति से संबंधित है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आपको बताना है जो हिंडोला महल है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा धार, दूसरा ऑप्शन है हमारा छतरपुर, तीसरा ऑप्शन है हमारा अलीराजपुर और चौथा ऑप्शन है हमारा झाबुआ। तो बात करें किसकी? हिंडोला महल की, तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा धार में। कहाँ पे स्थित है? ये धार में स्थित है। आइए जानते हैं और इसके बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है जो हिंडोला महल है ये 1425 में होशंग शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? होशंग शाह ने बनवाया था।
जो हिंडोला महल है ये बाज बहादुर महल, होशंग शाह का महल और जहाज महल धार जिले के मांडू शहर की प्रमुख जगह हैं। कौन कौन दोस्तों? यहाँ पे हिंडोला महल और बाज बहादुर महल और होशंग शाह का महल और जहाज महल, ये सब दोस्तों धार जिले के मांडू शहर की कौन सी जगह हैं? प्रमुख जगह हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली लोगों द्वारा बोली जाती है? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा बुंदेली, दूसरा ऑप्शन है बघेली, तीसरा ऑप्शन है निमाड़ी और चौथा ऑप्शन है मालवी। तो बात करें किसकी? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली की, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी दोस्तों बुंदेली। जो बुंदेली है ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब बात करें दोस्तों कौन कौन से जिलों में बुंदेली बोली जाती है, तो आइए जानते हैं। बुंदेली मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के हिस्से में बोली जाती है। जिसमें से कौन कौन से जिले आते हैं? जिसमें झांसी, बांदा, चित्रकूट, दतिया, टीकमगढ़, रथ, ललितपुर, सागर, दमोह, औरई, पन्ना, हमीरपुर, महोबा, बांदा, इसके साथ साथ कौन? नरसिंहपुर, अशोकनगर और छतरपुर जिले आते हैं, जहाँ पे क्या होता है दोस्तों? बुंदेली बोली जाती है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध लोटवा विवाह किस जाति से संबंधित है? आपको बताना है दूध लोटवा है विवाह जो किस जाति से संबंधित है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा भील, दूसरा ऑप्शन है हमारा गोंड, गोंडवा, तीसरा ऑप्शन है सहारिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें किसकी? दूध लोटवा विवाह की, तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये गोंडवा जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोंडवा जनजाति से संबंधित है। आइए जानते हैं और तथ्यों को। तो दोस्तों बात करें किसकी? गोंडवा जनजाति की, तो इसमें दूध लोटवा विवाह पाया जाता है। यह ममेरे या फुफेरे भाई से होता है। दोस्तों ये किस मतलब जो विवाह होता है ये ममेरे भाई या फुफेरे भाई से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडवा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा कैन नदी, दूसरा ऑप्शन है हमारा बेतवा नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा चंबल नदी और चौथा ऑप्शन है हमारा तवा नदी। तो बात करें किसकी? कि यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तवा। कौन सी नदी दोस्तों? तवा नदी। यहाँ पे बताया गया है जो तवा नदी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यह बैतूल में सतपुड़ा श्रेणी से उत्पन्न होती है या निकलती है। अब बात करते हैं मित्रों कैन नदी की। कौन सी नदी? कैन नदी की। जो आपकी कैन नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो बात करें किसकी? कैन नदी की, तो ये कहाँ से निकलती है? ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। बात करें विंध्याचल पर्वत में कहाँ से निकलती है, तो ये कटनी के आसपास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कटनी के रीठी तहसील के आसपास से निकलती है। अब बात करें कि ये कहाँ जाकर मिलती है, तो जो आपकी कैन नदी है ये कहाँ मिलती है? ये यमुना में जाकर मिलती है। बात करते हैं बेतवा की। जो बेतवा नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो जो बेतवा नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। कहाँ से निकलती है मित्रों? ये कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, जो कि आपका रायसेन एक जिला है। बात करते हैं इसका टोटल प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो जो आपकी बेतवा नदी है इसका टोटल प्रवाह क्षेत्र 380 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में ये बहती है। अब बात करें कि ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये भी यमुना में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? ये यमुना में जाकर मिलती है। कहाँ पे दोस्तों? ये हमीरपुर के निकट मिलती है। हमीरपुर के निकट ये यमुना में मिल जाती है। अब बात करते हैं किसकी?
चंबल नदी की, तो जो आपकी चंबल नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये इंदौर के कहाँ पे दोस्तों? ये इंदौर के जाना पाव पहाड़ी। कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी, मतलब दोस्तों ये महू के निकट से निकलती है। बात करें कि ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये इटावा में यमुना के निकट मिलती है। कहाँ दोस्तों? ये यमुना में। कहाँ पे दोस्तों? ये यमुना में इटावा के निकट मिलती है। कहाँ पे? इटावा के निकट मिलती है। बात करें चंबल का टोटल प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो जो चंबल का टोटल प्रवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ये है हमारा 965 किलोमीटर। कितना? 965 किलोमीटर। बात करें दोस्तों तवा नदी की, तवा नदी की, तो ये कहाँ से निकलती है? ये महादेव पर्वत। कहाँ से निकलती है? ये महादेव पर्वत पचमढ़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी से निकलती है। बात करें कि ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये नदी नर्मदा में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? ये नर्मदा में जाकर मिलती है। तो अब आप समझ पाए होंगे जो यमुना की सहायक नदी नहीं है ये तवा नदी नहीं है, क्योंकि कैन, बेतवा और चंबल ये सब यमुना में मिलती हैं, और जो तवा नदी है ये नर्मदा नदी में मिलती है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति साज वृक्ष और बुरहदेव वृक्ष की शराब और मुर्गे की पूजा करती है? आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा बैगा, दूसरा ऑप्शन है हमारा भील, तीसरा ऑप्शन है कोल और चौथा ऑप्शन है कोरकू। तो बात करें किसकी? ऐसी जनजाति की जो साज वृक्ष, बुरहदेव की शराब और मुर्गे की पूजा करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बैगा। बैगा ऐसी जनजाति है जो ऐसा करती हैं। आइए जानते हैं और। तो मित्रों यहाँ पे बताया गया है जो बुरहदेव है वो बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। बात करें तो ठाकुर देव और दूल्हा देव भी इनके अन्य देवता हैं। इसके साथ साथ साज वृक्ष की पूजा होती है। बैगा जनजाति के लोग नारियल, बकरी और मुर्गा चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बैगा। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? मित्रों आपको बताना है ऐसी कौन सी मिट्टी है जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लैटेराइट मिट्टी और चौथे ऑप्शन है चिकनी मिट्टी। तो बात करें किसकी? मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा काली मिट्टी। कौन सा दोस्तों? काली मिट्टी। आपको पता होगा जो काली मिट्टी है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश के 47% हिस्से में पाई जाती है। बात करें लैटेराइट मिट्टी की, तो ये मध्य प्रदेश में सिर्फ 3% हिस्से में पाई जाती है। कितने परसेंट हिस्से में पाई जाती है दोस्तों? ये 3% हिस्से में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा काली मिट्टी। जो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी है वो है काली मिट्टी। कितने परसेंट? 47%। बात करें लैटेराइट की, तो ये कितने परसेंट है? ये 3% है। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का कौन सा स्थान है? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो बात करें किसकी? मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है इसकी टोटल लंबाई भारत में नदियों में कौन सा स्थान प्राप्त करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। तो आइए जानते हैं और तथ्यों को। तो नर्मदा नदी भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं गंगा की टोटल लंबाई कितनी है। तो जो गंगा नदी है इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। बात करें कृष्णा नदी की, तो इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की, तो इसकी टोटल लंबाई 1315 किलोमीटर है। तो बात करें जो हमारी नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक से,
इसकी जो लंबाई है वो चौथा स्थान प्राप्त करती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर और चौथा ऑप्शन है छिंदवाड़ा। तो बात करें किसकी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, तो इसका जो कार्यालय है वो भोपाल में है। तो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में है। जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1985 में हुई थी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे बताया गया है चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है। आपको बताना है ऐसा कौन सा बांध है जो चंबल नदी पर नहीं है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा गांधी सागर, दूसरा ऑप्शन है जवाहर सागर, तीसरा ऑप्शन है राणा प्रताप सागर और चौथा ऑप्शन है हमारा इंदिरा सागर। कौन सा दोस्तों, इंदिरा सागर। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंदिरा सागर। कौन सा दोस्तों, इंदिरा सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राणा प्रताप सागर। तो आइए जानते हैं और अधिक बारे में। यहाँ पे बताया गया है जो इंदिरा सागर बांध है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में है। दोस्तों ये सही है आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे हमारा इंदिरा सागर है। क्या है, इंदिरा सागर यहाँ पे है। अब बात करते हैं आगे। तो जो इंदिरा सागर बांध है ये नर्मदा नदी पर है और कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये खंडवा में स्थित है। बात करते हैं जो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पे है और कहाँ स्थित है, मनसैर में स्थित है। बात करते हैं जवाहर सागर की। तो जो जवाहर सागर बांध है ये चंबल नदी पे है और कहाँ पे बना हुआ है, ये कोटा जिले में बना है। बात करते हैं कि जो राणा प्रताप सागर बांध है ये भी चंबल नदी पे बना है और ये कहाँ पे बना है, ये रावत भाटा जिले में बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि कौन सा बांध है जो चंबल नदी पे नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, इंदिरा सागर। कौन सा दोस्तों, इंदिरा सागर। आइए जानते हैं अब अगले क्वेश्चन को। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं दोस्तों। बात करते हैं गांधी सागर बांध की। किसकी, गांधी सागर बांध की। तो जो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 514 किलोमीटर है, 514 मीटर है। कितनी है दोस्तों, 514 मीटर है। और बात करें ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई है 64 मीटर। अब बात करते हैं किसकी, जवाहर सागर की। तो दोस्तों जवाहर सागर की इसमें ऊंचाई मेरे को याद है नहीं। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन में आगे। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। मित्रों आपको बताना है जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है वो क्या है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा मलखम्ब, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्रिकेट, तो दूसरा ऑप्शन है हमारा क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है हमारा वॉलीबॉल और चौथा ऑप्शन है हमारा तैराकी। तो बात करें किसकी, बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मलखम्ब। आइए जानते हैं मलखम्ब को। तो ये मध्य प्रदेश का एक राजकीय खेल है और यह भारत का एक प्राचीन खेल है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। मित्रों आपको बताना है जो घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है रतलाम, तीसरा ऑप्शन है
छिंदवाड़ा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें घाटी गांव वन अभ्यारण्य की, तो ये हमारा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। आइए जानते हैं जो घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ग्वालियर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं? आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा 8, दूसरा ऑप्शन है हमारा 9, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 11। तो बात करें किसकी? जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में टोटल मंडल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 10। कितने हैं दोस्तों? टोटल 10 मंडल हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 10 मंडल हैं, जिनमें से भोपाल, चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर। ये टोटल 10 संभाग हैं या मंडल हैं। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इकलाब पुरस्कार किसे दिया जाता है? आपको बताना है जो इकबाल पुरस्कार है ये किसे दिया जाता है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा सामाजिक सद्भाव, दूसरा ऑप्शन है हमारा धर्मनिरपेक्षता, तीसरा ऑप्शन है उर्दू लेखन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें किसकी? इकबाल पुरस्कार की, तो ये कहाँ किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये उर्दू लेखन में दिया जाता है। आइए जानते हैं इकबाल पुरस्कार के बारे में। तो जो दोस्तों इकबाल पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों कब से दिया जाता है? तो ये 1986-1987 से दिया जाता है। बात करते हैं इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं। तो इकबाल पुरस्कार में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। किससे संबंधित है? ये उर्दू लेखन से संबंधित है। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? मित्रों आपको बताना है इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है हमारा BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौथा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो मित्रों आपको पता होगा जो विश्वनाथ प्रताप सिंह है इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। आइए जानते हैं और तथ्यों को। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भावरा गांव में, जो कहाँ पड़ता है आजकल? ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पड़ता है। पहले कहाँ पड़ता था? ये पहले झाबुआ जिले में पड़ता था। बात करें अम्बेडकर जी की, तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। अब बात करते हैं मित्रों विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो इनका जन्म 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। तो इनमें से विश्वनाथ प्रताप सिंह है जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। बाकी दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, अम्बेडकर जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन मध्य प्रदेश में हुआ। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा गुजरात की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के 2 जिले कौन से हैं? आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा अलीराजपुर और झाबुआ, दूसरा ऑप्शन है हमारा झाबुआ और बड़वानी, तीसरा ऑप्शन है रतलाम और धार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें किसकी? गुजरात सीमा से सटे 2 जिलों की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अलीराजपुर झाबुआ। कौन सा दोस्तों? अलीराजपुर और झाबुआ गुजरात सीमा से सटे मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अलीराजपुर। कौन सा दोस्तों?
अलीराजपुर और झाबुआ। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है मध्य प्रदेश से कितनी राज्यसभा सीट है। आपको बताना है मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीट है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है हमारा 12 और चौथा ऑप्शन है 14। तो बात करें किसकी, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 11। अब बात करते हैं जो मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट है ये 11 निर्धारित हैं, और दोस्तों बात करें लोकसभा की तो ये 29 निर्धारित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 11। मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीट हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। तो बात करें किसकी, जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर। कौन सा दोस्तों, जबलपुर। तो यहाँ पे बताया गया है जो दोस्तों जबलपुर की साक्षरता है ये कितनी थी उस टाइम पे, 81.07%। बात करें किसकी, इंदौर की, तो इंदौर की साक्षरता थी 80.87%। बात करें भोपाल की, तो भोपाल की साक्षरता कितनी थी, 80.37%। बात करें बालाघाट की, तो बालाघाट की साक्षरता कितनी थी, 77.09%। बात करते हैं ग्वालियर की, तो ग्वालियर की साक्षरता कितनी थी, 76.65%। तो बात करें सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। दोस्तों ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा नेपानगर, दूसरा ऑप्शन है हमारा शिवपुरी, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। तो बात करें किसकी, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, नेपानगर। कौन सा मित्रों, नेपानगर। तो यहाँ पे बताया गया है जो नेपानगर है ये कहाँ पड़ता है, ये बुरहानपुर ज़िले में है। कहाँ पे मित्रों, ये बुरहानपुर ज़िले में है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा स्थान प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 7। तो बात करें किसकी, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5वां। कौन सा दोस्तों, 5वां। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है मित्रों, 5वां स्थान है। तो यहाँ पे बताया गया है जनगणना 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी उसका आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। महाराष्ट्र की जनसंख्या भी यहाँ पे दी हुई है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की एक से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं रहे। मित्रों आपको बताना है ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के एक से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं रहे। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है भगवंत राव मंडलोई, दूसरा ऑप्शन है श्यामचरण शुक्ला,
तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल वोरा और चौथा ऑप्शन है उमा भारती। तो बात करें किसकी, उमा भारती जी की, तो मित्रों ये एक बार ही मुख्यमंत्री रही हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान शनि की बहन किस नदी को कहा गया है। मित्रों आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जिसको भगवान शनि की बहन कहा गया है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है माही और चौथा ऑप्शन है क्षिप्रा। तो बात करें किसकी, शनिदेव भगवान की बहन, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ताप्ती। आइए जानते हैं ताप्ती के बारे में। तो दोस्तों ताप्ती नदी को पुराणों में शनिदेव की बहन कहा गया है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से शुरू होती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और चौथा ऑप्शन है बुरहानपुर। तो हम बात कर रहे थे किसकी, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, तो ये है हमारा कौन सा, इंदौर। कौन सा मित्रों, ये है हमारा इंदौर, जहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या रही। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा पंडित कुंजीलाल दुबे, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सीतासरण शर्मा, तीसरा ऑप्शन है ईश्वरदास रोहिणी और चौथा ऑप्शन है काशी प्रसाद पांडे। तो बात करें किसकी, मध्य प्रदेश के विधानसभा के पहले स्पीकर की, तो ये थे हमारे कौन, पंडित कुंजीलाल दुबे। तो बात करते हैं प्रथम स्पीकर पंडित कुंजीलाल दुबे जी के बारे में। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले स्पीकर थे और उन्होंने 1 नवंबर 1956 से 7 मार्च 1967 तक कार्यभार संभाला। वो 1967 में वो प्रदेश के वित्त मंत्री बने। इसके बाद वो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री भी बने। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। आपको बताना है अहिरे जो लोक नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा भरिया, दूसरा ऑप्शन है सहारिया, तीसरा ऑप्शन है बैगा और चौथा ऑप्शन है भील। तो बात करें किसकी, अहिरे लोक नृत्य की, तो ये किससे संबंधित है, ये आपका भरिया जाति से संबंधित है। आइए जानते हैं और डिटेल में। तो अहिरे, क्षत्रिय, ये सब भरिया जनजाति की लोक नृत्य हैं। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। तो बात करें किसकी, ध्रुपद केंद्र की, तो ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा भोपाल में स्थित है। आइए जानते हैं जो ध्रुपद केंद्र है ये मध्य प्रदेश में है। यह ध्रुपद गाने सिखाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का एक संस्थान है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। आपको बताना है मित्रों, एक ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जिसको चेरापूंजी
कहा जाता है? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा अलीराजपुर, दूसरा ऑप्शन है झाबुआ, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें किसकी? ऐसे जिले की जिसको चेरापूंजी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अलीराजपुर। कौन सा मित्रों? अलीराजपुर। तो यहाँ पे बताया गया है अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, इसलिए इसको चेरापूंजी कहा जाता है। किसको मित्रों? अलीराजपुर को। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर का किला किसने बनवाया? आपको बताना है जो ग्वालियर का किला है वो किसने बनवाया। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है राजा सूरसेन ने, दूसरा ऑप्शन है माधवराव जीवाजीराव सिंधिया, तीसरा ऑप्शन है महाराजा जीवाजीराव सिंधिया और चौथा ऑप्शन है विजयाराजे सिंधिया। तो बात करें किसकी? ग्वालियर के किले की। तो ये किसने बनवाया? ये बनवाया किसने? राजा सूरसेन ने। आइए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे बताया गया है ग्वालियर के किले का निर्माण 727 में राजा सूरसेन ने करवाया था। बात करें इसके बाद राजपूत, मुगल और मराठा राजाओं ने राज किया या उनका राज रहा। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? मित्रों आपको बताना है जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो कौन सा है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा राला मंडल जीव वन्य अभ्यारण्य, दूसरा ऑप्शन है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन है करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य और चौथा ऑप्शन है हमारा कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हम बात करें किसकी? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा मित्रों? राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य। बात करते हैं राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव है अभ्यारण्य है। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1889 में हुई थी और ये कहाँ पड़ता है? ये इंदौर जिले में है। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हमारा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश। तो बात करें किसकी? गोंडवाना क्षेत्र की। तो मित्रों ये कहाँ पड़ता है? ये हमारा दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया है जो गोंडवाना क्षेत्र है ये दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसमें दामोदर और सोन घाटी पड़ती है, साथ ही यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये हमारा गोंडवाना क्षेत्र हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा पहला, दूसरा ऑप्शन है हमारा दूसरा, तीसरा ऑप्शन है हमारा तीसरा और मित्रों चौथा ऑप्शन है चौथा। तो बात करें किसकी? बाघों की संख्या के अनुसार मध्य प्रदेश का भारत में स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। कौन सा मित्रों? तीसरा स्थान है। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे थोड़ा सी और डिटेल में जानते हैं। जो बाघों की संख्या है दोस्तों, उसमें मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। बात करते हैं इस मामले में कर्नाटक प्रथम और उत्तराखंड दूसरे नंबर पे है। कौन सा दोस्तों? कर्नाटक प्रथम और उत्तराखंड दूसरे नंबर पे है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा अशोक, दूसरा ऑप्शन है बरगद,
तीसरा ऑप्शन है चीड़ और चौथा ऑप्शन है आम। तो बात करें किसकी, राजकीय वृक्ष की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बरगद। तो मित्रों यहाँ पे बताया गया है बरगद का पेड़ है मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ है। यह 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ चुना गया। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, आलाखंड लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है। आपको बताना है जो आलाखंड है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन है बघेलखंड, तीसरा ऑप्शन है नीमर और चौथा ऑप्शन है गोंडवाना। तो बात करें किसकी, आलाखंड लोकगीत की, तो ये कहाँ से संबंधित है, ये हमारा बुंदेलखंड से संबंधित है। अब बात करते हैं जो आलाखंड है ये जननिक द्वारा रचित परमार रासों का हिस्सा है। किसका हिस्सा दोस्तों, किसके द्वारा रचित है दोस्तों, ये जननिक द्वारा रचित है। और किसका हिस्सा है, ये परमार रासों का हिस्सा है। इसमें आला उदल का वर्णन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा क्या है। आपको बताना है जो मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र है उसमें से जो जल के द्वारा विद्युत बनाई जाती है उसका कुल हिस्सा कितना है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है 917.5 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है 955.5 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है 988 मेगावाट और चौथा ऑप्शन है 1050 मेगावाट। तो बात करें किसकी, मध्य प्रदेश में जल विद्युत के द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में हिस्सा की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 917.5 मेगावाट। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा इंदिरा सागर, दूसरा ऑप्शन है हमारा बन सागर, तीसरा ऑप्शन है जवाहर सागर और चौथा ऑप्शन है गांधी सागर। तो बात करें किसकी, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बन सागर। कौन सा, बन सागर। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बन सागर जो परियोजना है मध्य प्रदेश की सोन नदी पर दोस्तों किस जिले में है, ये शहडोल जिले में है। बात करते हैं, इसे पहले डिम्मा परियोजना कहा जाता था। क्या कहा जाता था मित्रों, इसे डिम्मा परियोजना कहा जाता था। यहाँ पे बताया गया है इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने साझा हस्ताक्षर किए। बात करें इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने 2:1:1 का खर्चा वहन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बन सागर। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो बात करें किसकी, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, 5। आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेशन है भोपाल, दूसरा स्टेशन है इंदौर, तीसरा स्टेशन है छतरपुर और चौथा स्टेशन है मित्रों ग्वालियर और पांचवा स्टेशन है हमारा छिंदवाड़ा। तो जो मध्य प्रदेश में टोटल ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन हैं वो कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पे है। मित्रों आपको बताना है जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है ये किस नदी पे स्थित है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी, तीसरा ऑप्शन है माही नदी और चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी। तो बात करें किसकी, सहस्त्रधारा जलप्रपात की, तो ये हमारा किस नदी पे बना हुआ है, ये हमारा नर्मदा नदी पे बना हुआ है। बात करते हैं मित्रों ये कहाँ पे बना हुआ है सहस्त्रधारा जलप्रपात, तो ये हमारा महेश्वर में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, ये महेश्वर में बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, नर्मदा नदी।
तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर का गुर्जरी महल किसने बनवाया? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा राजा मानसिंह तोमर, दूसरा ऑप्शन है हमारा राजा परमाल देव, तीसरा ऑप्शन है राजा सूरजपाल और चौथा ऑप्शन है यशवंतराव होलकर। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ग्वालियर का गुर्जरी महल। तो ये किसने बनवाया था मित्रों? ये बनवाया था राजा मानसिंह तोमर ने। आइए जानते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे मित्रों बताया गया है जो ग्वालियर का गुर्जरी महल है ये राजा मानसिंह तोमर ने जो उनकी ग्वालन प्रेमिका थी उनके लिए बनवाया था। किसके लिए दोस्तों? राजा मानसिंह तोमर ने किसके लिए बनवाया था? अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था। उनकी प्रेमिका कौन थी दोस्तों? ग्वालिन थी। बात करते हैं हरियाणा के हिसार का गुर्जरी महल फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राजा मानसिंह तोमर। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? मित्रों आपको बताना है जो बैजू बावरा की सवारी नहीं समाधि वो मध्य प्रदेश में कहाँ है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है चंदेरी और चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो बात करें किसकी? मध्य प्रदेश में बैजू बावरा की समाधि की। तो दोस्तों ये कहाँ है? ये चंदेरी में है। आइए जानते हैं और। तो दोस्तों जो बैजू बावरा का असली नाम है दोस्तों वो बैजनाथ मिश्र था। क्या था दोस्तों? बैजनाथ मिश्र था। दोस्तों वो कौन थे? वो एक महान संगीतज्ञ थे। बात करें इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो निधन है वो 1610 में हुआ था और उनकी जो समाधि है वो चंदेरी में है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? मित्रों आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा मित्रों? उत्तर प्रदेश। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा NH3, NH4, NH12 और NH75। तो बात करते हैं किसकी? मध्य प्रदेश से ना गुजरने वाले हाईवे की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों हमारा NH4। अब बात करें ये NH4 कहाँ से गुजरता है? तो ये मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई से होकर गुजरता है। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है शुंग साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा विदिशा, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर और चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो बात करें किसकी? शुंग साम्राज्य की राजधानी की। तो इसकी राजधानी थी विदिशा में। कहाँ पे मित्रों? विदिशा में। यहाँ पे बताया गया है जो शुंग साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों उसकी स्थापना किसने की थी? ये पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यह एक ब्राह्मण राजवंश था और इसकी राजधानी विदिशा थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदिशा। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? आपको बताना है मित्रों ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो खेलों से संबंधित नहीं है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा विक्रम अवार्ड, दूसरा ऑप्शन है विश्वामित्र अवार्ड। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है विक्रम अवार्ड, दूसरा ऑप्शन है विश्वामित्र अवार्ड, तीसरा ऑप्शन है एकलव्य अवार्ड और चौथा ऑप्शन है शिखर अवार्ड। तो आइए जानते हैं आंसर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शिखर अवार्ड जो कि खेलों से
संबंधित नहीं है। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे बताया शिखर अवार्ड या शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भी भेजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलेंगे मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।